प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायकाचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा इसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो दो भागों में विभक्त है। यानी हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट 100 अंकों का होगा, हिंदी लिटरेचर पेपर सेकंड ये भी 100 अंकों का होगा। दोनों मिलाकर के 200 अंक निर्धारित किए हुए हैं। जब इसकी अंक योजना पर हम चलते हैं तो जो ये द्वितीय प्रश्न पत्र हैं इसकी अंक योजना यानी ये 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अब रही बात कि कुल कितने प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आते हैं, वो 5 ही प्रश्न इसमें आते हैं। यानी यहाँ न तो बहुविकल्पीय कोई प्रश्न होगा एबेशेद वाले, न लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक कोटि के कोई प्रश्न होंगे। यहाँ केवल निबंधात्मक कोटि के 5 ही प्रश्न आएंगे और वो पाँचों ही प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा। कुल 20 × 5 = 100 अंक। तो जो दो भागों में ये द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में भी मैंने इसके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपसे बात की थी कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो 40 अंकों का केवल हिंदी भाषा के उद्भव और विकास और उसकी बोलियों से संबंधित है, जिस पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से चर्चा कर ली है। जैसे हिंदी का उद्भव और विकास, प्राचीन आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन आर्य भाषाएँ, आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव विकास, भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं, प्रमुख बोलियां, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, हिंदी की 18 उपबोलियां, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और इन सब हिंदी की 5 उपविभाषाओं पर हमने विस्तार से चर्चा की। हिंदी शब्द का अर्थ हमने देखा, हिंदी के विशिष्ट प्रयोग हमने देखे। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदी के उद्भव और विकास से संबंधित 20 अंकों का प्रश्न होगा। तो प्रश्न नंबर 1 जो अथवा में होगा, 1 का आपको करना है। साथ ही हिंदी की जो बोलियां हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न दूसरा प्रश्न होगा, 20 अंकों का होगा, अथवा में होगा। इनमें 3 ही भाषाएं आपके दे रखी है। राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास, उसकी प्रमुख बोलियां, भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। इसी तरह से अवधी भाषा का उद्भव और विकास, उसकी प्रमुख बोलियां और भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं, प्रमुख क्षेत्र आदि। साथ ही तीसरी जो भाषा है वो ब्रज भाषा का उद्भव और विकास, उसकी प्रमुख बोलियां, उनका क्षेत्र और भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। यानी इन तीनों भाषाओं पर एक प्रश्न होगा और एक प्रश्न मात्र हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर एक लेख लिखिए, निबंध लिखिए या प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं पर केंद्रित होगा। तो ये 40 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो भाषा विज्ञान पर केंद्रित है, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया था। साथ ही जो 60 अंकों का जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास से संबंधित हैं। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल में विभक्त हैं। तो एक तरह से आपके यहाँ संक्षिप्त इतिहास दिया है, यानी प्रत्येक काल की जो है परिस्थितियाँ, प्रत्येक काल के प्रमुख कवि या नामकरण संबंधी कोई प्रश्न विवादास्पद है या काल विभाजन से संबंधित या प्रमुख काव्यगत विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होगा। तो कुल 20 अंकों के 3 प्रश्न इस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो गए। हो सकता है आदिकाल से हो, भक्तिकाल से हो, रीतिकाल से, आधुनिक काल से हो। यानी कुल 3 प्रश्न अथवा में आएंगे ये। तो कुल 6 प्रश्नों में से 3 ही आपको करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले हाल की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी जिसमें हमने आदिकाल से संबंधित विषय वस्तु को हमने विस्तार से पढ़ा, और जो भाषा विज्ञान का पढ़ा हो चाहे आपने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पढ़ा हो, मैंने सभी के PDF नोट्स बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया और इन सभी पर मैंने ऑनलाइन कक्षाएं भी ली हैं और एक मॉडल आंसर के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी जैसे आदिकाल की विषय वस्तु पर हमने चर्चा कर ली है। भक्तिकाल, जैसे भक्तिकाल की विविध परिस्थितियाँ, निर्गुण, ज्ञानाश्रयी, संत मार्ग की काव्यधारा, निर्गुण, प्रेमाश्रयी, सूफी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कृष्ण मार्गी यानी सगुण कृष्ण मार्गी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ, सगुण राम मार्गी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ। और हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को एक स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस पर एक समीक्षात्मक मॉडल आंसर भी मैंने आपको करवाया है। और हाल ही की कुछ ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं रीति काल को।
रीतिकाल की विविध परिस्थितियों पर हमने पढ़ा। रीतिकाल का नामकरण आदिकाल की तरह ही विवादास्पद रहा, जिस पर हमने चर्चा की थी। साथ ही आज ये जो प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल आंसर के रूप में, रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो इस प्रश्न के, इस मॉडल आंसर के रूप में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये एक तरह से 20 अंकों का प्रश्न आने वाला है और इस मॉडल आंसर के साथ ही आपके 3 कालखंड पूर्ण हो जाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। फिर आधुनिक काल बचेगा जिसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता से संबंधित विविध कवियों और काव्यगत प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, भूमिका से हम आरंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो परिवेश था, जो पृष्ठभूमि थी, उससे प्रेरित होकर के, परिपुष्ट होकर के जो प्रवृत्तियां सामने आई, उनमें जो प्रमुख प्रवृत्तियां उभर कर आती है, उनमें एक तो श्रृंगार वर्णन यानी श्रृंगारिकता, दूसरा अलंकारों का बढ़ चढ़ करके प्रयोग तो अलंकारिकता, और आचार्यत्व। आचार्यत्व का तात्पर्य अपने ज्ञान की प्रशंसा करना, अपनी ज्ञान की खूबियों को उभारना, कला पक्ष को संवारना, और काव्यांगों पर यानी चाहे रस हो, अलंकार हो, छंद हो, काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ, रीतियाँ, इन सभी काव्यांगों पर एक तरह से लक्षण उदाहरण सहित इन्होंने जो विवेचन प्रस्तुत किया, जो लक्षण ग्रंथ लिखे, जिससे इनकी अपनी आचार्यत्व का परिचय मिला, पांडित्य प्रदर्शन का परिचय हमें प्राप्त हुआ था। तो एक तरह से श्रृंगारिकता, अलंकारिकता और आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से उभर करके सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त नीति, भक्ति और वीर रस की अनेक कविताएं भी लिखी गई है। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में रीतिकाल के जो कवि संकलित हैं, 8 कवि, सेकेंड ईयर की पुस्तक में, BA सेकेंड ईयर के हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है प्रथम प्रश्न पत्र की, उसमें 8 कवि संकलित हैं। वो 8 ही रीतिकाल के हैं, जिसमें बिहारी, केशवदास, गणानंद, भूषण, सेनापति, मतिराम, वृंद कवि, देवदत्त कवि, ये एक तरह से सभी कवि जो है रीतिकाल के हैं। और जैसे बिहारी सत्सई जो लिखी गई है वो नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी कहलाती है। केशवदास जी जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि, और उन्होंने रामचंद्रिका जैसे प्रबंध काव्य भी लिखा, जिसमें प्राय सभी रस अभिव्यंजित हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य श्रृंगार, अलंकार और आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति के साथ साथ ही रीतिकाल में नीति का विषय भी रहा है, भक्ति विषय का रहा है, और वीर रस पर भूषण कवि ने भी कविताएं लिखी है, महाराज शिवाजी पर और छत्रसाल जी पर, छत्रसाल दशक, और शिवाजी पर शिवराज भूषण और शिवा बावनी जैसी रचनाएं। शिवराज भूषण तो वैसे अलंकारों का एक ग्रंथ है, अलंकार शास्त्री ग्रंथ है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रकृति निरूपण भी हुआ इस रीतिकाल में, किंतु वे उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है। नारी के प्रति इस काल के कवियों की जो दृष्टि है वो प्राय उपभोग प्रधान रही है। प्रेम का जो स्थूल पक्ष है, जो दिखाई देने वाला सामने जो पक्ष हैं, वो स्थूल पक्ष ही कविता का मुख्य विषय बना। यानी प्रेम का जो सूक्ष्म रूप होता है, जो आगे चलकर आधुनिक युग की कविताओं में जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, इन सभी में उभर कर आता है, वो सूक्ष्म रूप, उस सूक्ष्म रूप को ये रीतिकाल के कवि छू भी नहीं पाए। रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम की उदात्तता और स्वाभाविकता का सर्वाधिक ध्यान रखा है। रीतिमुक्त कवियों में न तो पांडित्य का बोझ है, यानी पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति नहीं है, न ही बौद्धिक चमत्कार है, यानी उन्होंने कला पक्ष को जानबूझ करके जाने संवारने का प्रयास नहीं किया है, और न प्रदर्शन की, दिखावे की प्रवृत्ति उनमें है। उन्होंने जो वर्णन किया वो हृदय की स्वाभाविक अनुभूतियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त जो कुछ है वह हृदय से निकली हुई स्वर लहरी है, जो सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्यधारा की जो सामान्य विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां उभर करके सामने आती है, वह इस प्रकार है। हम बिंदुवार अधोलिखित
बिंदुवार उनका सभी का विवेचन यहाँ कर रहे हैं, उन सभी का वर्णन यहाँ हो रहा है। देखिए, पहली प्रवृत्ति जो रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, सामान्य विशेषताओं में उभर करके जो आती है वह है, पहली प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति। रीतिकाल के कवियों का जो श्रृंगार वर्णन है वो एक और तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त हैं, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहां यह अश्लीलता का स्पर्श करने लगा, क्योंकि तत्कालीन राज दरबार के द्वारा जो इन कवियों को जो प्रश्रय देकर के, आश्रय देकर के जिन विषयों पर रचनाएं करवाई थी, वो श्रृंगार, अपने भोग विलास को बढ़ावा देने के लिए श्रृंगारिक काव्य रचनाएं करवाई गई थी, जिसमें इनके द्वारा लिखी हुई कविताएं वो एक तरह से अश्लीलता की सीमा को स्पर्श करने लगी थी। नायक नायिका भेद का निरूपण भी प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ था जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर रहती है, यानी वैभव विलास के सारे उपकरण वो एकत्रित करते हैं। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंगसौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य सौंदर्य तक सीमित रही है। यानी विलास वृत्ति के कारण नायिका के ऊपर जो इनकी दृष्टि पड़ी वो उनके अंग प्रत्यंगों की सुंदरता, उसके गठन, शारीरिक बनावट और बाहरी सौंदर्य तक सीमित रही है। उनके हृदयतम में छिपे हुए गंभीरतम सूक्ष्म गुणों की ओर रीतिकाल के कवियों की दृष्टि नहीं गई है। संयोग चित्रण में जहाँ सुखों का वर्णन एवं विपरीत रति इन कवियों के श्रृंगार वर्णन में इंद्रिय सुख की प्रधानता है, रूपलिप्सा, भोग की इच्छा आदि का चित्रण है। संयोग चित्रण में जहाँ सुखों का वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है, वहाँ अश्लीलता का समावेश भी हो गया है। यानी काव्य के एक निश्चित स्तर की रक्षा रीतिकाल के कवि नहीं कर पाए हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी के शब्दों में हम कहना चाहेंगे यहाँ पर, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, यानी नारी को उन्होंने एक भोग्य वस्तु मात्र माना है, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे जा ही नहीं सके। वियोग वर्णन अत्यंत मार्मिक एवं अनुभूति परक है, किंतु कहीं कहीं ऊहात्मक चित्रण भी हमें देखने को मिलते हैं जो मजाक की हद तक भी पहुंच गया है। जैसे यह एक उदाहरण दिया जा रहा है, एक तरह से बिहारी सत्सई का ये उदाहरण है, और इसमें एक नायिका की वियोग वेदना का चित्रण है। देखिए, वो वियोग में, अपने प्रिय के वियोग में इस तरह से सांसें ले रही है और सांसें छोड़ रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे सावन के महीनों में जैसे पेड़ों पर जो झूले डाले जाते हैं और झूले जैसे झूलते हैं, तो झूले झूलती हुई और नायिका लक्षित हो रही है। देखिए, इत आवती चली जात उत, कभी इधर आती है और कभी उधर जाती है। यानी इधर आने का तात्पर्य कि सामने मुड़ करके वो सामने झुकती हुई वो हवा लेती है, सांस लेती है, और सांस छोड़ती है जब उसको पीछे जाना पड़ता है। सांस छोड़ते समय, आहें छोड़ते समय, यानी आहें छोड़ना और आहें हवा लेना के लिए उनको 6-7 हाथ आगे पीछे जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। सांस लेने के लिए आगे आना पड़ रहा है, सांस छोड़ने के लिए पीछे जाना पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो झूले झूल रही हो। चढ़ी हिंडोरे सी रहे, अर्थात यहाँ कवि ने लिखा कि ऐसा लगता है चढ़ी हिंडोरे सी रहे, हिंडोरियन झूले की भांति वो दिखाई दे रही है। लगी उशासन साथ, अर्थात उशासनों को तात्पर्य निश्वासों के साथ ही सांसें छोड़ना, सांसें लेने के साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो झूले झूल रही है। तो ये ऊहात्मक वर्णन है, इसमें कहीं सत्य का अंश नहीं है, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन है, जिसे कवि ने बहुत बड़ा चढ़ा करके कह दिया। हालांकि नायिका की इतनी वियोग में इतनी विकट स्थिति नहीं होती है कि सांस लेने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है और सांस छोड़ने के लिए भी पीछे जाना पड़ता है। हाँ, मरणासन अवस्था होती है, प्रलाप अवस्था होती है, मूर्छा की अवस्था आ सकती है, 10 वियोग की दशाएँ हैं, उतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन प्राय नहीं किया जाता है जितना कि इन कवि ने कर दिया। तो ये ऊहात्मक वर्णन कहलाता है। तो श्रृंगार रस की प्रवृत्ति इस काल में रही है, लेकिन श्रृंगार के प्रति यानी नारी के प्रति कवियों का जो मुख्यतः जो दृष्टिकोण है वो एक तरह से भोग परक रहा है। नारी के उच्चतम मूल्य, उच्चतम गुणों की ओर तक उनकी दृष्टि नहीं जा सकी।
हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी काव्य प्रवृत्ति है इस काल की, और वह है आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। तो दूसरी काव्य प्रवृत्ति से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे ये पुनः आग्रह है कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें, ताकि ये सारे PDF नोट्स उनके पास पहुंच सकें। और जो YouTube चैनल पर जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनका लिंक भी, प्ले ग्रुप की लिस्ट का लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकें, ताकि ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा आपको मिल सके। साथ ही जो महाविद्यालय से संबंधित, चाहे आनंदम कार्यक्रम हो, चाहे छात्रवृत्ति से संबंधित हो, या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप लोगों तक पहुंचाना है, तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ने पर ही उस सूचना से आप अवगत हो पाएंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप नंबर हमें भेजें, ताकि हम आपको ग्रुप्स में जोड़ सकें। और दूसरा आग्रह ये है कि यूट्यूब चैनल, कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोज ऑनलाइन कक्षाएं अपलोड की जा रही है, और आप वहाँ कक्षावार, विषयवार प्लेलिस्ट को ओपन करके आप अपना ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप यदि पहली बार इन वीडियोज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करें, और कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आपकी ऑनलाइन उपस्थिति महाविद्यालय में सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। साथ ही जो अन्य जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं, वो भी आप बिना सब्सक्राइब किए आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज को लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।